आप डिसाइड कर लो किसका काटना चाहते हो, सॉरी किसका काटना चाहते हो नहीं, मतलब कौन सी वैल्यू को काटना चाहते हो। तो चलो शुरू करते हैं लेवल 2 पे। लेकिन अगर किसी बच्चे ने लेवल 1 नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके सबसे पहले लेवल 1 देख के आओ ताकि तुम लेवल 2 को समझ सको। चलो शुरू करते हैं जिन्होंने कर लिया है। हमें बोला है कि इन इक्वेशंस को हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है, तो इक्वेशन लिखिए हमारे पास। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस इक्वेशन में x की वैल्यू को 0 रखेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी, y को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 6 आ जाएगी। दूसरे इक्वेशन है 2x माइनस 6y इज इक्वल टू 12। तो सबसे पहले x की वैल्यू पुट करो जो कि 0, तो y की वैल्यू आ जाएगी -2, y का रखोगे 0 तो x की वैल्यू आ जाएगी 6। ठीक है, चलो पुट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहले x को 0, y पे 3 हो गया। उसके बाद फिर हमें क्या करना है, y की वैल्यू को 0 रखना है, x की वैल्यू 6 हो जाएगी, तो ये रही इक्वेशन। अब इसको यहां से ज्वाइन करके ऐसे आगे कर दें। ठीक है, जरूरत होगा तो इसके ऊपर इक्वेशन यहाँ पे लिख देना ताकि टीचर्स को पता लग जाए कि बच्चों ने किसकी इक्वेशन बनाई। चलो दूसरी पे चलते हैं। क्या लिखा है, x को 0, y को -2, x को 0, y को -2, x को 6 और y को 0, यही होगा, यानी कि ये कुछ ऐसा आएगा। ये हो गया। तो इसी की इक्वेशन क्या होगी, 2x माइनस 6y इज इक्वल टू। अब तो इजी है, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं है, क्योंकि जहां पे दोनों लाइनें कट होती है वही हमारा सॉल्यूशन होता है। ये कट कहां पे हो रही है, 6, 0 पे। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा यानी कि x की वैल्यू कितनी होगी 6 और y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 0। ठीक है, चलो फिर आगे। नंबर 12 में पूछा फाइंड ग्राफिकली द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। बिल्कुल ध्यान रखना, ये फिर से ग्राफ बनाना है और ग्राफ बनाने के बाद मैं इसमें रफ आइडिया दे रहा हूँ, ये तुम खुद बना के लाओगे। ठीक है, कमेंट में बताना। जैसे मान लो ये ट्राइंगल बना, इस लाइन से बनेगा, तो देखना है तुमने ग्राफ में ये पॉइंट्स कौन कौन से हैं, ये है इस क्वेश्चन का मतलब। ठीक है, तो कोशिश जरूर करना, नहीं होता वो भी लिख देना, फिर हम सॉल्व करके बताएंगे। पर पहले तुम सॉल्व करके कोशिश बताना मुझे आंसर क्या आएगा। 13 में क्या लिखा हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स। ऐसा ये मेंशन तो नहीं है ना कि किस मेथड से करना है, तो तुम्हारी मर्जी किसी मेथड से करो, पर बेस्ट मेथड होता है एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, हम उसी से यूज करने की कोशिश करेंगे। क्या लिखिए पहले इक्वेशन, 3x माइनस 5y, ये -4 को उधर भेज के +4 कर दो। ठीक है, प्लस का 9 उठा के इधर ले आओ, -9 प्लस 2y प्लस 7 हो जाके -7, ये दूसरी इक्वेशन आ गई। आप डिसाइड कर लो किसका काटना चाहते हो, सॉरी किसका काटना चाहते हो नहीं, मतलब कौन सी वैल्यू को काटना चाहते हो। तो यहाँ पे किससे काटेंगे हम इस वैल्यू को, हम x को काटना चाहते हैं। यहाँ पे 9 होता तो बड़ा इजी होता, तो इसको 9 बनाना है। 9 बनाने के लिए इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलो सबसे पहले हम लिखते हैं, ऐसा लिख देना कि तुम क्या कर रहे हो, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन सेकंड। मतलब ऐसा ज्यादा अंग्रेजी ना लिखना चाहो तो लिखने को तुम ये भी लिख सकते हो, मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन फर्स्ट बाय 3। तो तुम ज्यादा अंग्रेजी नहीं लिखना चाहते तो सीधे लिख देना ये। तो चलो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 9, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12। नीचे आ जाओ, -9 प्लस 2y -7, इससे ये कट गया। 15 में से 2 घटाएंगे तो -13, 12 में से इसको घटाएंगे तो बचेगा 5, तो y की वैल्यू आ जाएगी -5/13। अब इसको उठा के किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, मैं पहली में कर रहा हूँ। 3x माइनस 5 -5/13 इक्वल्स टू में 4, तो ये कितना हो गया, 3x प्लस 25/13 इज इक्वल्स टू 4। तो 3x हो गया 4 माइनस 25/13, यानी कि 3x हो गया हमारे पास, एलसीएम आया 13, 13 इंटू 4 52 माइनस 25, तो 3x का आंसर हो गया 27/13। ये 3 से कट जाएगा तो x की वैल्यू आ गई 9/13। इजी है ना, अरे बहुत इजी क्वेश्चन है यार, खाली दिमाग में हवा बना रखा है कि चैप्टर इतना मुश्किल है ना। हाँ वर्ड प्रॉब्लम, अभी बहुत सारे कहेंगे भैया वर्ड प्रॉब्लम मुश्किल होती है, अभी जाएंगे ना लेवल 3 में वर्ड प्रॉब्लम्स भी आएंगी, बढ़ेंगे धीरे धीरे ऊपर। पहले ये तो बेसिक समझ लें हम। ठीक है, होपफुली तुम्हें समझ में आ रहा होगा। कमेंट में जरूर लिखना, बताना मुझे कैसा लग रहा है तुम्हें ये सीरीज। अच्छी पसंद आ रही है तो कमेंट करके बताना कि अगला चैप्टर हम क्वाड्रेटिक बनाए या ट्रिग्नोमेट्री बनाए, कमेंट करके जरूर बताना मुझे। ठीक है, चलो फाइंड वेदर द लाइंस
आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। भाई ये तो तुम बता दोगे कि ये पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। क्या चेक करोगे? a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल है और वही c1 अपॉन c2 के इक्वल है, तो इसका मतलब लाइंस क्या है? वो कोइंसिडेंट है। लेकिन अगर a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 है, तो इसका मतलब लाइन क्या हो चुकी है उस समय? पैरेलल। अगर तुम लेवल 1 वाली वीडियो देख के अच्छे से आए हो तो ये तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। नहीं देख के आए हो तो फिर बोल रहा हूँ, पहले उसको देख लो, फिर इस पे आ जाना क्वेश्चन करने। ठीक है, कमेंट में बताना है इस क्वेश्चन का भी आंसर कि क्या निकला तुम्हारा। चलो, अब थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं। वही इस चीज में तुम्हें दिक्कत भी करती है तो उसी पे बात भी करते हैं। द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 18। ठीक है, इफ द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 2, फ्रैक्शन बिकम्स 1/3। फाइंड द फ्रैक्शन। ओके, सबसे पहले अंग्रेजी है तो लिखनी पड़ेगी, मान लो। चलो ऐसा लिखते हैं, लेट द फ्रैक्शन इज x अपॉन y। अब क्या बोला? सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ये न्यूमरेटर होता है, ये डिनोमिनेटर होता है, इनको जोड़ लो तो आंसर कितना आ जाएगा? कह रहा 18। ये आ गई तुम्हारी पहली इक्वेशन। इफ डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 2, ठीक है, डिनोमिनेटर में 2 जोड़ दो, जोड़ दिया तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा? 1/3 बन जाएगा। कर दिया, क्रॉस करते हैं। 3x इज इक्वल टू वाई प्लस 2, प्लस का y इधर आके माइनस वाई इक्वल टू में 2। ये कौन सी इक्वेशन आ गई? दूसरी। अब क्या करें भैया? तो सॉल्व भैया ना, अब कोई दिक्कत थोड़ी है। अच्छा भैया भैया बोल रहा हूँ कि दीदियाँ नाराज ना हो जाए। दीदियाँ तुम भी कर सकती हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो दीदियों से भी क्वेश्चन हो जाएगा आगे को, फिर भी मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। देखो, सॉल्विंग अंग्रेजी लिखेंगे थोड़ा, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। क्या करेंगे? x प्लस वाई, वाई का काट देंगे, मतलब y को काट देंगे। क्यों? क्योंकि सेम सेम में कट जाएगा और एक प्लस में एक माइनस में तो इजी हो जाएगा। कितना हो गया? 4x। जोड़ के कितना जोड़ना है? हाँ, जब जैसा जैसा है वैसा देखो, यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस होगा, साइन चेंज कर दोगे तो माइनस कर देंगे। 18 प्लस 2 कितना हो गया हमारे पास? 20। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 5। अब अगर x 5 है तो इसमें पुट करके y निकाल लेते हैं। ठीक है, लिख देना, पुट इन इक्वेशन 1। क्या हो जाएगा? 5 प्लस वाई बराबर 18। तो y की वैल्यू 18 माइनस 5, यानी कि y की वैल्यू जो आ जाएगी कितनी आ जाएगी हमारे पास? 13। और लास्ट में क्या करोगे? ये सेंटेंस रूल लिख के आना, हेंस द फ्रैक्शन इज 5/18। ठीक है, वो जो फ्रैक्शन है वो कितना हमारे पास? 5/18 है। और चेक कर लो, अरे सॉरी 5/18 नहीं, 5/13। ठीक है, y की वैल्यू 13 है ना। और चेक कर लो क्या तुम्हारा आंसर सही है नहीं है। देखो 13 प्लस 5 जोड़ के 18 आता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखो, अगर मैं इसमें 2 जोड़ता हूँ तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 15। और 5 और 15 का रेशियो कितना आएगा? फिर से 1/3। मतलब क्वेश्चन तुमने सही किया है, क्रॉस चेक भी कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे चले। जी भैया, क्या लिखा है? द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18। अब इसमें एक वर्ड लिखा है सप्लीमेंट्री, मतलब सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री। अगर दो एंगलों को जोड़ के 180 डिग्री आ जाए तो उनको सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। ठीक है, द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल, मतलब एक एंगल बड़ा है एक छोटा है, एक्सीड द स्मॉलर बाय 18। जो बड़ा एंगल है वो छोटे एंगल से 18 ज्यादा है, इसका ये मतलब हुआ। तो तुमने सबसे पहले क्या करा इस क्वेश्चन के लिए? तुमने माना लेट द एंगल्स आर एक्स एंड वाई। और देखो इसमें बड़ा छोटा क्वेश्चन चल रहा है ना, तो बता देना कि x एंगल बड़ा है और y वाला एंगल छोटा है। तो पहली इक्वेशन कि x प्लस वाई का जो आंसर होगा वो 180 होगा और x माइनस वाई का जो आंसर होगा वो 18 होगा। क्यों?
क्योंकि पहले तो सिंपल है, सप्लीमेंट्री है तो दोनों को जोड़ के 180 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18, मतलब जो बड़ा वाला एंगल है वो छोटे वाले एंगल से 18 ज्यादा है। इसका क्या मतलब हुआ कि बड़े एंगल और छोटे एंगल के बीच में जो गैप है वो कितने का है, 18 का है। तो क्या करोगे, बड़े एंगल में से छोटा एंगल घटाओगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 18। इसके आगे कर दोगे, बिल्कुल भैया, y से y कटेगा, x प्लस एक्स 2x, 180 में हम 18 जोड़ेंगे। चलो सॉल्व कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखोगे, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन सेकेंड। चलो बहुत सारे के दिमाग में आ रहा होगा भैया इस बार एक काम करो, x काट दो, हर बार y का ही कटता है। चलो फिर एक काम करते हैं, इस बार x काट देते हैं, पर x काटने के लिए साइन चेंज करने पड़ेंगे, है ना। क्यों, वरना दोनों प्लस के कटेंगे कैसे, प्लस माइनस कैंसिल, y प्लस वाई 2y, 180 में से कितना कम कर दोगे, 18, तो कितना बचेगा 162, ये कट गया। तो यानी कि यहाँ से y की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी हमारे पास, ठीक हो गया। अब इसको उठा के इसमें रख लो चाहे इसमें रख लो, ये तुम्हारी मर्जी। चलो मैं इसमें रख लेता हूँ पहले इक्वेशन में, तो x प्लस 81 का आंसर हो गया 180, तो x की वैल्यू आ गई 180 माइनस 81, तो जो x की वैल्यू होगी वो हो जाएगी हमारे पास 90। अब तुम कहोगे भैया क्वेश्चन तो करा है यार, बिल्कुल करा है, एनसीईआरटी में भी है क्वेश्चन और बोर्ड में भी रिपीट हुआ है क्वेश्चन, मतलब इंपॉर्टेंट होगा। अगर बोर्ड में भी 2-3 बार रिपीट हुआ है, एनसीईआरटी में भी है, तो इंपॉर्टेंट तो है। और लास्ट में फिर वही कहानी, हेंस द एंगल्स आर 99 एंड 81 रिस्पेक्टिवली। ठीक हो गया, समझ में आया ना। चलो फिर आगे चले, बिल्कुल भैया। देखो फिर अगला क्वेश्चन, अ फादर्स एज इज 3 टाइम दैट ऑफ हिज सन, इन 12 ईयर ही विल बी ट्वाइस हिज सन्स एज, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। एज के क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। चलो फिर क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज x years and that of son is y years। ठीक है, हमने मान लिया कि जो बेटी की एज है वो इस समय y है और पापा की जो एज है वो x है। अब क्वेश्चन की कंडीशन पे चलो, द फादर्स एज इज 3 टाइम दैट ऑफ हिज सन एज। ठीक है, जो पापा की एज है वो बेटे की एज से 3 गुना है, यानी कि पापा की एज तब निकलेगी जब मैं बेटे की एज को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। बेटे की एज को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो पापा की एज निकल जाएगी। ठीक हो गया, तो x माइनस 3y का नेट आंसर हो गया C। ये पहली इक्वेशन आ गई। दूसरी बनाते, इन 12 ईयर्स ही विल बी ट्वाइस हिज सन्स एज। इन 12 ईयर्स मतलब आगे आने वाले 12 साल। ठीक है, तो आगे आने वाले 12 साल में जो बेटा है, जो पापा है, ही विल बी ट्वाइस हिज सन एज, वो अपने बेटे की एज के डबल हो जाएंगे। तो पहले पापा की एज में 12 जोड़ो, जोड़ा, बेटे की एज में भी 12 जोड़ो, जोड़ा। अब पापा की एज कब निकले, कैसे निकलेगी, जब बेटे की एज को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 2 से। पहले तो ध्यान रखना ना, अगर किसी भी एज वाले क्वेश्चन में तुम्हें दिक्कत होती है तो दोनों की एज को बराबर करने की कोशिश करना, कि बराबर कैसे कर सकते हैं। अब देखो, ये पापा की एज है, बेटी की एज है, मैं कह रहा हूँ दोनों की एज बराबर है। तो प्रॉब्लम यह है, अगर मैं कहूँ कि दोनों की एज बराबर है, जो कि पॉसिबल ही नहीं कि बेटा और बाप बराबर कैसे हो सकते हैं। अच्छा, अगर बाई चांस किसी बच्चे ने कहा कि 2 यहाँ लगा दिए भैया गलती से, तो दिक्कत क्या हुई, पापा की एज का डबल हुआ तो बेटे की एज निकली, मतलब बेटा जो है बाप से भी बड़ा है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब मल्टीप्लाई उस साइड करना जिस साइड नंबर कम हो रहे हो, क्योंकि बेटे की एज कम होगी तो इसको, अब बेटे की एज को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि किसकी एज निकल के आ जाए, पापा की। अब हम सॉल्व कर लेते हैं, x प्लस 12 2y प्लस 24 उठा के इधर ले आओ, x माइनस 2y इज इक्वल टू 24 माइनस 12, तो x माइनस 2y का आंसर कितना हो जाएगा, 12। ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। अब सॉल्व करें दोनों को, बिल्कुल, कौन सा मेथड से, एलिमिनेशन से। ठीक है, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, तो क्या हो जाएगा,
x माइनस 3y इक्वल टू 0, x माइनस 2y इज इक्वल टू 12। किसको काटे? x इजी पड़ेगा ना अभी मेरे को, खाली नंबर की क्या मल्टीप्लाई करनी है, साइन चेंज, ये प्लस होगा तो साइन चेंज, x x कट गया, माइनस y बचा माइनस 12, तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 12। किसमें पुट कर दें? इसमें, सीधे यहाँ करनी, यहाँ कुछ मत करना, इजी होगा ना यहाँ से। तो x क्या था, y का 3 गुना था, तो कितना हो गया 3 इंटू 12, यानी कि x आ गया 36। तो लास्ट में सेंटेंस क्या लिखोगे, हेंस द एज ऑफ फादर इज 36 ईयर एंड सन्स एज इज 12 ईयर। ठीक है, तो इस समय बेटा जो है 12 साल का है, पापा जो कितने साल के हैं, 36 साल के। समझ में आ रही क्वेश्चन? डाउट तो नहीं है ना? अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो, कमेंट में पूछ लो फटाफट। नहीं है? चलो फिर अगला क्वेश्चन, सॉल्व ग्राफिकली एंड फाइंड द रीजन बाउंडेड बाय द लाइंस। ओके, इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है और हमें ये बताना है कि ये लाइन मिलके जो रीजन बाउंड करेंगी वो कौन सा होगा। चलो पहले क्या करते हैं, सबसे पहले 6x माइनस वाई प्लस 4 वहां जाके -4, इसके ग्राफ के पॉइंट निकाल लेते हैं। अगर x को 0 रखा -4 आ जाएगा y की वैल्यू, और y को 0 रखा तो x की वैल्यू आ जाएगी -4/6, मतलब 2/, इतना तो पता है ना तुम्हें। चलो फिर अगला 2x माइनस 5y का आंसर है 8। तो अगर मैंने x को रखा 0 तो y की वैल्यू कितनी आएगी, -8/5। 8/5 को आप -1.6 भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर y को 0 रखा तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4। अब करते हैं इसका ग्राफ में। चलो तो ये हमारे पास ग्राफ है, ठीक है। चलो भाई साहब ग्राफ पे आ गया, तुम्हें ग्राफ पेपर मिलेगा हाँ एग्जाम में, कहीं तो मत सोचना कि कॉपी पेस्ट करेंगे ग्राफ ऐसी। x को 0, y पे -4, y को 0, x को -2/3 को क्या तुम ये बोल सकते हो -0.6, है ना। ये -0.6 यहाँ कहीं बीच में लाइन नहीं करेगा, 0 और -1 के बीच में, है ना। तो ये लाइन कुछ ऐसी जाएगी सीधी यहाँ से, ऐसे कुछ, ठीक है। चलो उसके बाद x को क्या करना है तुमने, x को रखना है आपकी बार 0, और ये कितना बोला था अभी मैंने 1.6 पर माइनस में, -1.6 यहाँ कहीं पे आएगा बीच में। उसके बाद x पे 4, ये आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ये हो गया। अब देखो, अब क्वेश्चन में ये कहा था कि हमें वो हिस्से को शेड करना है जिसको ये बाउंड करेगा। अब प्रॉब्लम ये है ये बाउंड करेगा किसको। तो क्वेश्चन में एग्जाम में ये भी बताया होगा आपको कि एक्स एक्सेस के साथ करवाना है या वाई एक्सेस के साथ करवाना है। देखो अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि मुझे बाउंड दिखाना है एक्स एक्सेस के साथ, तो देखो ये है ट्राइंगल का हिस्सा, और यहाँ पे ही आपको ये एक्स एक्सेस का बाउंड करवाना पड़ेगा, ये वाले हिस्से में, है ना, इस वाले हिस्से में। ये देखो ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये हो गया। अच्छा अगर ये कहता वाई एक्सेस वाला हिस्सा, तो ध्यान से देखो बस इतने हिस्से में आता आंसर, ये वाले हिस्से में। अभी इसने कौन सा वाला नहीं बोला, इसने कोई बोला ही नहीं है, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ आपकी बार, मैं ये मान ले रहा हूँ कि ये एक्स एक्सेस वाले हिस्से के साथ क्वेश्चन करना है, तो एक्स एक्सेस के लिए हम इसको शेड कर देंगे। तुम एग्जाम में देख लेना कि तुम्हें एक्स एक्सेस चाहिए या वाई एक्सेस चाहिए, जिसके साथ शेड करना होगा उसके साथ इस क्वेश्चन को शेड कर देना, ठीक है। चलो, two school PNQ decided to award prize to their student for 2 games of hockey, ₹X per student, and cricket Y4 per student. School B decided to award total of 9,500 for 2 games, ठीक है, to 5 and 4 students respectively, while school Q decided to award 7,370 for the 2 games
to 4 and 3 students respectively. Based on the above information, answer the following question. पहला, represent the following information algebraically. What is the price amount for hockey? Price amount for which game is more and by how much? What will be the total price amount if there are 2 students each from 2? लंबा क्वेश्चन है, हाँ पढ़ने में लंबा है, पर थोड़ा सा केस स्टडी का क्वेश्चन है इसलिए। सबसे पहले तो क्लियर बोला गया है कि हॉकी वाले बच्चों को आपने एक बंदे को x रुपए देने हैं और क्रिकेट में एक बंदे को आपने y देने हैं, तो ये बात आपको क्लियर बोली गई है। ठीक है, तो सिंपल हो गया। अब अगर एक बंदे को आप इतना दे रहे हो, 5 बंदों को मिलकर कितना दे दोगे? 5x। एक बंदे को y दे रहे हो तो 4 बंदों को कितना दे दोगे? 4y। और टोटल मिलके कितना पैसा दे रहा है जो स्कूल P है? 9,500। पहली इक्वेशन आ गई। दूसरे पे देखो, इस दूसरे स्कूल ने कहा कि हम इतना पैसा देंगे, बिल्कुल 7370। पहले ये 4 बच्चे लेंगे और यहाँ से हम 3 बच्चे लेंगे, तो हॉकी में हम 4 बच्चों को देंगे प्राइस और यहाँ 3 बच्चों को। अगर एक बच्चे को x दे रहे हैं तो 4 बच्चों को 4x, एक बच्चे को y दे रहे हैं तो 3 बच्चों को 3y। ये आपकी दूसरी इक्वेशन आ गई। अब क्या करेंगे? अब तो इजीली क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं इनको, इक्वेशंस को। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। तो सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे? 3 से। ठीक है, तो वैसे देख लो पहले तुम किसको काटना चाहते हो। जैसे मैं y को काटना चाहता हूँ तो यहाँ पे 12 चाहिए होगा और यहाँ पे 12 चाहिए होगा, तो उसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि सेम सेम नंबर तभी बनेगा। तो ऊपर ये काम करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 0 0, 3 5 जा 15, एक बचा 27 और एक 28। ठीक है, अगले इसको भी हम अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? नीचे वाली को करोगे 4 से। अगर तुम चाहते हो दोनों कटे तो उनके आगे के नंबर सेम होने चाहिए, सेम नहीं है तो फिर एक दूसरे के नंबर से उनको मल्टीप्लाई कर दो, वो बन जाएंगे सेम। तो ये 3 से मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा? 12। ये 3 से नहीं 4 से, हाँ तो ये 4 से मल्टीप्लाई होकर 16 हो जाएगा। ये 4 से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 12, 7 0 4 0 0, 7 4 जा 28, 2 बच गया, 3 4 जा 12 14, एक और बचा है 28 और 29। ठीक हो गया। चल अब क्या करें? साइन चेंज करें तभी कटेंगे, वरना कटेंगे कैसे? इससे इसको काटा, यहाँ कितना बचा? माइनस का x, माइनस करो कितना बचेगा? 0 8 9, माइनस में माइनस से माइनस कट गया तो x की वैल्यू, मतलब जो हॉकी वाला बंदा है उसको हम कितना प्राइस दे रहे हैं एक बच्चे को? 980 रुपये, 980। अब क्या करें? इसको उठा के यहाँ रखते और y की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। चलो, तो 5 इंटू 980 प्लस 4y इज इक्वल टू 9500। ठीक है, अभी बहुत सारे बच्चे कि भैया इसमें तो बोला ही नहीं है कि दूसरी वैल्यू निकालनी है नहीं निकालनी है करके। देखो यहाँ पे बोला तो है प्राइस अमाउंट ऑफ विच गेम इज मोर, किसके लिए प्राइस अमाउंट ज्यादा है, तो उसके लिए पहले पता तो प्राइस है कितनी, इसलिए 0 कितना हो जाएगा? 8 5 जा 40, 4 बच गया, 9 4 जा 9 5 जा 45 और 49। ठीक हो गया। 4y इज इक्वल टू 9500, तो 4y हो जाएगा कितना? माइनस 490, 4900, 15 6 बचेगा। चलो फिर, और इधर से इसको घटा देंगे तो ये कितना बच जाएगा हमारे पास? 4। तो y की वैल्यू 4600 किससे डिवाइड कर दो? 4 से, तो 4 1 जा 4, ठीक हो गया। तो जो बंदा क्रिकेट खेलता है उसको कितना मिल रहा है? 1150, और जो हॉकी खेलेगा उसको कितना मिलेगा? 980 रुपए मिलेंगे। यहाँ तक समझ में आ रहा है? आगे बताऊं दोबारा? जल्दी बताओ कमेंट में, आ रहा है समझ में? ठीक हो गया। चलो फिर, तो आप आंसर निकालते हैं। पहला तो हो गया पहले बोला क्वेश्चन में पहले पार्ट में, व्हाट इज द प्राइस अमाउंट फॉर हॉकी? हॉकी एक्स है तो आंसर हो जाएगा 980। प्राइस अमाउंट फॉर विच गेम इज मोर? ऑब्वियसली क्रिकेट के लिए ज्यादा है, कितना ज्यादा है? ठीक है, हाउ मच के लिए क्या करोगे? क्रिकेट के पैसों में से हॉकी के पैसों को माइनस कर दोगे। ठीक है, अब तुम कर लोगे इसको। व्हाट विल बी द टोटल प्राइस अमाउंट इफ देयर आर 2 स्टूडेंट फॉर ईच? अच्छा, हर गेम से 2 ही बच्चे लेने हैं। चलो, अगर हॉकी से 2 बच्चे लिए तो 2 इंटू 980 कर दोगे, और क्रिकेट से 2 बच्चे लिए तो कितना लग दोगे? 1150। सॉल्व कर दोगे इसको,
बोलो जल्दी, कर दोगे ना? तो चलो बताना हमें मुझे कमेंट में कि कितने रुपीस का खर्चा आ रहा है करके इसमें। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। फॉर उत्तराखंड फ्लड विक्टिम्स टू सेक्शन कंट्रीब्यूटेड 1500 टुगेदर। इफ एक्स कंट्रीब्यूट रुपीज 100 लेस देन बी, ओके, फाइंड इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ग्राफिकली। ओके, दो सेक्शंस है, ठीक है, एक एक्स है और एक सेक्शन बी है। तो इसने क्या बोला है, उत्तराखंड फ्लड के लिए दो चलो तो लेवल 2 का भी हमारा आखिरी क्वेश्चन क्या लिखा है, फॉर उत्तराखंड फ्लड विक्टिम्स टू सेक्शंस कंट्रीब्यूटेड रुपीज 1500 टुगेदर। इफ ए कंट्रीब्यूटेड रुपीज 100 लेस देन बी, फाइंड द इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ग्राफिकली। ओके, मतलब सॉल्व तो करना है पर ग्राफिकली करना है। ठीक है, तो हम ये मान लेते हैं कि लेट सेक्शन ए कंट्रीब्यूट रुपीज एक्स एंड सेक्शन बी रुपीज वाई। चलो फिर अब क्या करना है, दोनों ने मिलकर कितने पैसे बनाए कंट्रीब्यूशन के, 1500, पहली इक्वेशन आ गई। दूसरा एक्स और वाई, उसने क्या बोला है, ए कंट्रीब्यूट 100 लेस देन बी। अच्छा, जो ए है उसने बी से 100 रुपए कम दिए, मतलब ए और बी के बीच में कितना गैप है, 100 रुपए का गैप है। तो ज्यादा किसने दिए होंगे, बी ने दिए होंगे। बी ने कितने दिए, वाई, ए ने कितने दिए, एक्स। तो बी में से एक्स के, ए के पैसे को घटाओगे तो कितने रुपए बचेगा, 100 रुपए बचेगा। समझ में आती बात, ध्यान से समझ लेना। क्या बोला, सेक्शन ए कंट्रीब्यूटेड 100 लेस देन बी, मतलब सेक्शन बी ने जितने भी पैसे खर्च किए, बी ने उसमें से 100 रुपए कम ही दिए। तो ए और बी, मतलब बी और ए के बीच का जो गैप है वो कितना है, 100 रुपए का है। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं आराम से। तो चलो, तो यहाँ पे बनाते हैं इक्वेशन। पहले मैं इसके लिए बना लेता हूँ, फिर तुम इसके लिए बनाएंगे। अगर x को 0 रखा तो y 1500, y को 0 रखा तो x 1500। इधर अगर x को रखा 0 तो y 100, और y को रखा 0 तो x माइनस का 100। अब यहाँ ग्राफ में माइनस 100 के गैप पे चलना। हाँ, तो सॉल्यूशंस हमारे पास आ चुके हैं, अब इनको ग्राफ में प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो पहले यहाँ करते हैं, x पे 0 तो y पे 1500, ये रहा, और x पे 1500 तो y पे 0, यानी कि ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो अपने स्केल से इस पे एक सीधी लाइन जरूर खींच लेना। हाँ, हमारा स्केल कुछ ज्यादा बड़ा हो गया है, तो क्या करें, यूज तो करना ही है। ठीक है, तो हमारी एक लाइन ये आ गई। उसके बाद अब x पे क्या करना है, हमने x पे रखना है 0, y पे रख देना है 100, ये पॉइंट होगा। फिर x पे -100 तो y पे 0, ये वाला पॉइंट होगा। ठीक है, अब स्केल से फिर इसको भी सीधी खींचना, लाइन टेढ़ी मत करना। ये हो गया। ठीक है, चलो तो ये निकल गया। अब देखो, जहां पे भी दोनों लाइनें कट हो रही होंगी वही आपके आंसर्स होंगे। ठीक है, इसमें बोला भी है कि आपको ग्राफ से ही निकालना है। तो ध्यान से देखते हैं, ये पॉइंट यहाँ कहीं नीचे आ रहा है, यहाँ पे x पे तो ये पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, और y पे ये पॉइंट यहाँ आ रहा है। हमने कितने का गैप लिया, 100 का ना, तो अब बटे 100, 200, 300, 400, 500, 600 और 700। यहाँ कितना आया, 700। यहाँ चेक करो, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 और 800। इसका मतलब ये x पे आंसर कितना देगा, 700, और y पे कितना देगा, 800। मतलब जो सेक्शन ए है उसने कंट्रीब्यूशन में दिए हैं 700 रुपए, और जो सेक्शन बी है उसने कंट्रीब्यूशन में कितने दिए, 800 रुपए। समझ में आया है ना? तो चलो इसको फटाफट पूरा कर लिया, और जिसकी वाली सीरीज पूरी हो गई है, अब वो लेवल 3 पे क्वेश्चनों पे चलते हैं।